हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओजे क्लासेज यूट्यूब चैनल। साथियों, हमने दिल्ली पुलिस के लिए जो 50+ इंपॉर्टेंट जीके के टॉपिक के लिए आपके लिए जो सीरीज स्टार्ट की थी, उसका आज टॉपिक नंबर 7 रहेगा। इससे पहले हमने 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। उनकी कंप्लीट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज पर उपलब्ध है और उनकी कंप्लीट पीडीएफ भी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वो ओजे क्लासेज के नाम से, उस पर आपको कंप्लीट पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है, तो इसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा साथियों वो रहेगा पादप और जंतु जगत का वर्गीकरण। इनमें जो टीसीएस के लेटेस्ट एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए उनके सारे फैक्ट्स हमने इसमें वीडियो में कवर किए हैं। और यहाँ से जो एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसमें लगभग आपको हर शिफ्ट में एक सवाल देखने को पक्का मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसकी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवों के नामकरण का वर्गीकरण के विज्ञान को क्या कहते हैं? वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने किया था। उन्होंने पादप को सरल आकार के लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाख में वर्गीकृत किया था। ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा हुआ है कि अरस्तु ने जो वृक्ष हैं उनको पादपों को किस आधार पर बांटा था? उन्होंने कितने भागों में बांटा था? वृक्ष है, झाड़ी है और शाख में वर्गीकृत किया था। और प्राणियों का वर्गीकरण उन्होंने किया था लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। और जो जानवर है उनको इसने 3 श्रेणियों में बांटा साथियों, वायवीय, जलीय और स्थलीय। अरस्तु ने जानवरों को कितने श्रेणियों में बांटा है? 3 श्रेणियों में, वायवीय, जलीय और स्थलीय। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। देखिए, जो जैव विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने 1859 में। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किसमें दी थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जैव विकास में हम जितने भी जीवों को देखते हैं सभी निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है जो उन्हें बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक थे। ठीक है, द्विनाम पद्धति सबसे पहले कैरोलस लीनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। ये जो नाम की द्विनाम पद्धति है ये किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी साथियों। कब दी थी? 18वीं शताब्दी की शुरुआत में। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। लीनियस ने काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्विजगत पद्धति विकसित की थी, उन्होंने क्रम से प्लांटी, पादप, एनिमेलिया, प्राणी जगत में वर्गीकृत किया था। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक, एकोशिकीय एवं बहुकोशीय तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। रॉबर्ट विएक्टर का वर्गीकरण आया, उसके बाद उन्होंने 1969 में 5 जगत प्रणाली दी थी। ये 5 जगत कौन कौन से थे साथियों? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। किसने दी थी ये 5 जगत प्रणाली? रॉबर्ट विएक्टर ने दी थी। कब दी थी? 1969 में ये पद्धति दी थी। नेक्स्ट देखिए, आर्नेस्ट हैकल ने 1894 में, रॉबर्ट विएक्टर 1869 और कार्ल वोस ने 1977 नामक जैव वैज्ञानिकों ने सारे जीवों को जगत, किंगडम नाम बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया था। विभिन्न स्तर पर जीवों को उपसमूह में भी क्या किया था? इन्होंने वर्गीकृत किया था साथियों। देखिए ये वर्गीकरण आप देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया था? जगत, किंगडम, इसको फाइल, जंतु या डिवीजन, पादप किया था। इनकी क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, वंश और जाति, इस आधार पर इन्होंने क्या किया था? वर्गीकरण किया था। इन्होंने सभी ये फैक्टर अपने जो वर्गीकरण है उसमें ये शामिल किए थे। वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई थी वो क्या थी साथियों? जाति। जाति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीसीज। तो आपसे प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि वर्गीकरण की आधारभूत या मूलभूत इकाई कौन सी है? वो क्या है? जाति। 5 जगत का वर्गीकरण हम देखते हैं किस प्रकार 5 जगत वर्गीकरण किया गया था। तो 5 जगत वर्गीकरण की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले 5 जगत वर्गीकरण मैंने आपको अभी बताया था। 5 जो जगत वर्गीकरण है वो किसने दिया था साथियों? रॉबर्ट विएक्टर ने। ठीक, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? रॉबर्ट विएक्टर ने। अब हम ये 5 जो जगत है इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मोनेरा की। जीवों में न तो संगठित केंद्र और कोशिकांग होते हैं और न ही उनके शरीर बहुकोशिकीय होते हैं।
पोषण के स्तर पर ये स्वयंपोषी अथवा विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, जीवों के उदाहरण पूछे जाते हैं कि मोनिरा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद करें साथियों। अब इनके उदाहरण की हम बात करते हैं, जैसे जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है अथवा साइनोबैक्टीरिया या माइक्रोप्लाज्मा, ये किस में आते हैं, मोनिरा जगत के जंतु हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, ये आता है हमारा प्रोटिस्टा। इसमें एक कोशीय या यूकैरियोटिक जीव आते हैं। कौन से जीव आते हैं, एक कोशिकीय या यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग में कुछ जीवों के गमन के लिए सीलिया फ्लैजेला नामक संरचना पाई जाती है। ये स्वयंपोषी और विषमपोषी, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दोनों ही प्रकार के ये हो सकते हैं, स्वयंपोषी और विषमपोषी। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साथियों, इनके उदाहरण। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, एक कोशीय शैवाल है, डाइएटम है, प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम, अमीबा, युगलिना इत्यादि जीव इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, ये है फंजाई। फंजाई को विषमपोषी या यूकैरियोटिक जीव है ये। ठीक है। मृत जीवी, इसमें कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर क्या रहते हैं, ये निर्भर रहते हैं। ये कैसे हैं, परजीवी। कई अन्य अतिथेय जीव जिनके जीव द्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं ये। और फंजाई कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि जो फंजाई है उसकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई होती है, तो एक काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से जीव शामिल किए गए हैं, तो जीव देखिए इसमें आता है यीस्ट है, मेल्ड है, मशरूम है, सैक्रोमाइसीज है, यीस्ट है, पेनिसिलियम और एगेरिकस है। ठीक है, ये जीव इसमें आते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं सहजीविता। जब दो पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी, और इस प्रकार का जो संबंध होता है उस संबंध को सहजीवन कहते हैं। क्या है सहजीविता या सहजीवन, देखिए जब दो पौधे अथवा दो जीवधारी जो साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, लाभ, ना कि हानि पहुंचाते हो, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है, सहजीवन। पौधों का ये गुण क्या कहलाता है साथियों, सहजीविता कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि सहजीविता के उदाहरण कौन कौन से हैं। सहजीविता के उदाहरण में आ जाता है लाइकेन है, गैल्यूमेनिस की कुल पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले हैं। ठीक है। नाइट्रीकरण जीवाणु। लाइकेन का जीवन एक जटिल रूप है जो दो अलग अलग जीवों जैसे कवक और शैवाल का सहजीवी साझेदारी है, जिसमें प्रमुख भागीदारी कौन निभाता है, कवक निभाता है। लाइकेन जीवन का एक जटिल रूप है जो दो अलग अलग जीवों यानी कवक और शैवाल का सहजीवी है। ठीक है। ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि लाइकेन है कवक और शैवाल का सहजीवी है। ठीक है। इसकी अगर आप कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर इसकी आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट वर्गीकरण की हम बात करते हैं, ये था प्लांटी। अब प्लांटी इस वर्ग में देखिए कोशिका भित्ति वाले यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ये स्वयंपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं, और इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। तो पौधे किस वर्ग में है साथियों, प्लांटी वर्ग में। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, देखिए इन्होंने किस प्रकार वर्गीकरण किया था 5 जगत का। ये है देखिए जीवधारी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब फिर यूकैरियोटिक को कितने भागों में बांटा है, पुणे 2 भागों में, एक कोशीय और बहुकोशीय। अब इन्होंने क्या किया था कि जो एक कोशीय उसमें क्या किसको रख दिया, प्रोटिस्टा को, लेकिन बहुकोशीय का वर्गीकरण कोशिका भित्ति के आधार पर कितने भागों में कर दिया, 2 भागों में। एक तो कोशिका भित्ति सहित और एक कोशिका भित्ति रहित। कोशिका भित्ति रहित है जो एनिमेलिया है। ठीक है। और कोशिका भित्ति सहित की बात करें जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले हैं और प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। तो फंजाई है ये क्या नहीं करता है साथियों, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। और जो प्लांटी जगत है जिसमें सभी पौधों को रखा गया है, इसमें किसको रखा गया है, सभी पौधे हैं जो इस वर्ग में रखे गए हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए ये इनके लक्षण हैं, और ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 जगत हैं जिनका क्या किया गया है, वर्गीकरण की सारणी आपके सामने। ठीक है। तो कोशिका के प्रकार की बात करें तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक और प्लांटी में यूकैरियोटिक, और एनिमेलिया में भी कैसी है, यूकैरियोटिक है। तो कोशिका भित्ति की हम बात करें तो किसकी बनी होती है, सेलुलोज सहित
बहुसर्कराइड या एमिनो अम्लों की बनी होती है। ये प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में उपस्थित नहीं होती है। इसमें उपस्थित होती है, सेलुलोस रहित होती है, इसमें भी सेलुलोस सहित होती है प्लांटी में, और एनिमेलिया में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार ये जो सारणी आप देख रहे हैं इनमें से प्रश्न पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे एज इट इज़ आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्लांटी का वर्गीकरण हम करते हैं। प्लांटी का वर्गीकरण आप देखिए किस प्रकार किया गया है। प्लांटी का वर्गीकरण, यहाँ पादप है, पादप को क्या किया गया है साथियों, देखिए पादप का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। यहाँ देखिए पादप है, इसकी पादप की शरीर बिना विभेदन के और शरीर विभेदित पादप शरीर हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा जो विभेदन है, थैलोफाइटा। और जो विभेदित पादप शरीर हैं वो कौन कौन से आ जाएंगे, बिना संवहनी ऊतक के और संवहनी ऊतक सहित। तो इसमें जो बिना संवहनी ऊतक के वो हो जाएगा बायोफ्राइटा, और जो संवहनी ऊतक सहित है इनको कितने भागों में बांट दिया जाएगा, दो में, बीज सहित और बीज उत्पन्न करने वाले, ठीक है। इस प्रकार इनका वर्गीकरण आप देख सकते हैं, ये सारणी आपको कंप्लीट मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा है, इन पौधों की जो शारीरिक संरचना में विभेदन नहीं पाया जाता है, यानी कि इनकी जो शरीर की संरचना होती है वो कैसी पाई जाती है, समान पाई जाती है। इन वर्ग के पौधों का जो सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, जल में। इनके उदाहरण हैं यूलोथ्रिक्स, क्लोडोफेरा और अल्वा, स्पाइरोगायरा, कारा इत्यादि, ये इसके उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं बायोफ्राइटा। इनसे आपको पता है, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आजकल क्या है, जंतु जगत और पादप जगत से प्रश्न साइंस में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो हम इनमें अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि थैलोफ्राइटा में कौन से आते हैं, बायोफ्राइटा, टेरिडोफ्राइटा, इनमें कौन कौन से जीव आते हैं। तो वो कंप्लीट आपका जो कन्फ्यूजन है इस वीडियो के बाद आपका दूर हो जाएगा। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। बात करते हैं बायोफ्राइटा की। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। ये पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। ये पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल खनिज पदार्थ के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते। अब इनके उदाहरण की हम बात करते हैं, कौन कौन के जीव इसमें आते हैं। मॉस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्यूनेरिया और मार्केसिया और रिक्सिया। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साथियों टेरिडोफ्राइटा। टेरिडोफ्राइटा की हम बात करते हैं। इसमें देखिए इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में क्या होता है, विभाजित होता है। इसके शरीर का एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहनी क्या पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। किसमें, टेरिडोफ्राइटा में। इसके उदाहरण की बात करें, मर्सिलीलिया, फर्न और हॉर्सटेल इसके उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम पौधे क्या होते हैं साथियों, देखिए जिन पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम। यानी कि ये पौधे क्या नहीं करते हैं, बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तो अब इसके अंतर्गत कौन कौन से समूह आते हैं, थैलोफ्राइटा, बायोफ्राइटा, टेरिडोफ्राइटा के जो समूह के जो पादप होते हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये क्या उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। अब है फिनरोगेम। वे पौधे जो जनन अंग पूर्णतः विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन क्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, जैसे क्या कहलाते हैं, फिनरोगेम कहलाते हैं। यानी कि ये पादप क्या उत्पन्न करते हैं, बीज उत्पन्न करते हैं। बीज के अंदर भ्रूण का साथ संचयित खाद्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर फेनेरोगेम है, इसको पुनः दो भागों में क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म है ये फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे हैं। तो आप इसको कितने भागों में विभाजित किया है साथियों, जो फेनेरोगेम है इसको, जो पादप का वर्गीकरण है, इसको कितने भागों में विभाजित किया है, दो में, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब है जो नग्न बीज उत्पन्न करते हैं वो पौधे, और एंजियोस्पर्म का मतलब है जो पौधे फल के अंदर क्या करते हैं, बीज उत्पन्न करते हैं। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि अनावृत बीजी या नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म क्या है। इसका अर्थ है नग्न, अथवा स्पर्मा का अर्थ है बीज। जिम्नो का अर्थ क्या है, नग्न, और स्पर्मा का अर्थ है बीज। अर्थात बीज फूलों में और फलों में बंद होने के बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में होते हैं। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठकीय होते हैं। उदाहरण की हम बात करें तो कोणधारी पादप जैसे चीड़ है, पाइन्स,
या फिर तालसी पत्र है, या फिर पिरसरल है, स्फरून, सनोबर है, या देवदार है, पाइन्स है, या साइकस इसमें शामिल हैं। ये पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं जो समपुष्पक बोल सकते हैं हम इसको, समवृत बीजी या आवर्त बीजी या फिर क्या एंजियोस्पर्म। इसका जो एंजियो का अर्थ है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है बीज, यानी कि वह बीज जो कैसा है, ढका हुआ। इसमें कि क्या इन्हें क्या कहते हैं साथियों, पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इन पौधों में बीज और जो बीज हैं वो फलों के अंदर कैसे रहते हैं, ढके हुए रहते हैं। समपुष्पक पौधे में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल ये निश्चित रूप से पाए जाते हैं। देखिए इनका और नेक्स्ट जानकारी हम इसमें देखते हैं क्या है। इनके बीज का जो विकास है वो किसके अंदर होता है, अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में क्या बन जाता है, फल बन जाता है। बीजों में बीज पत्र होते हैं जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्मों को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि बीज के अंदर 1 या 2 दल होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री पौधों की जड़ें गुच्छेदार होती हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधों की जड़ें कैसी होती हैं, मूसला होती हैं। ये प्रश्न एसएससी में पूछा हुआ है कि एक बीजपत्री जो पौधे हैं उनकी जड़ें कैसी होती हैं, गुच्छेदार, और जो द्विबीजपत्री पौधे उनकी जड़ें कैसी होती हैं, मूसला होती हैं। एक बीजपत्री में पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है। जब नसें एक पर्णदल के भीतर एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो इसे सिरा विन्यास के समांतर कहा जाता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, द्विबीजपत्री पौधे में संवहन मूल में कैम्ब्रियन की उपस्थिति होती है, जबकि एक बीजपत्र में उपस्थिति नहीं होती। द्विबीजपत्री पौधों में जलीकावक या सिरा विन्यास पाया जाता है। जब सिराएं एक नेटवर्क बनाती है तो सिरा विन्यास को जालिकावक कहा जाता है। एक बीजपत्री पौधे के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे मक्का है, चावल है, गन्ना है, गेहूं है, प्याज है, नारियल है, घास है, अदरक है और केला। यानी कि ये किस में आएंगे साथियों, एक बीजपत्री पौधे में आएंगे। आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको अच्छे से रिकैपिचुलेट करें साथियों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं ग्रेमनी, गेहूँ, मक्का, धान, बाजरा, बांस, जौ और जई। लिली एसी में कौन सा आता है, लहसुन और प्याज है। पॉलमी नारियल, ताड़, सुपारी, कत्था और खजूर है। और इसमें जो म्यूजेसी इसमें क्या है, केला, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, देखिए द्विबीजपत्री के उदाहरण। द्विबीजपत्री में कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है आलू है, मटर है, सूरजमुखी, गुलाम, नीम, पेड़, बरगद, बीन्स, टमाटर, दालें, मूंगफली और औंक। द्विबीजपत्री 165 कुल और जिम्नोस्पर्म कितने हैं, 3 कुल हैं, और एक बीजपत्री कितने हैं, कुल 34 हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट का जो वर्गीकरण है एनिमेलिया का वर्गीकरण है। इस वर्ग में यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इसका वर्गीकरण आप ये देख सकते हैं, इसकी आपको पीडीएफ कंप्लीट मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शारीरिक संरचना के आधार पर जो एनिमेलिया का वर्गीकरण है वो किया गया है, ठीक है। इसको वर्गीकरण किया गया है, देखिए पेरीफेरा, इसका अर्थ है छिद्रयुक्त जीवधारी। पेरीफेरा का अर्थ क्या है, छिद्रयुक्त जीवधारी। ये अचल जीव हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण की बात करें, साइकोन है, यूप्लेक्टेला या स्पंजिला है, ठीक है। तो ये जो जिस जगत में जो जीव हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि इनकी सामान्य जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि जिस जगत में आने वाले जीव हैं ये हमसे पूछा जाता है। प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है, जैसे हमसे ये है सेलिटरेटा है, इसमें हमसे पूछा जाता है कि इसके जो जंतु हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ये जलीय जंतु हैं, इनका जो शारीरिक संगठन है वो ऊतकीय स्तर का होता है, यानी कि इसमें क्या पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनकी जो शरीर की कोशिकाएं 2 परतों से बना होता है, सेलेंट्रेटा की, ठीक है। इसके उदाहरण की बात करें, हाइड्रा, समुद्री एनिमोज और या जेलीफिश इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अब जो नेक्स्ट वर्गीकरण था वो था प्लेटी हेलमंथीज। इसकी हम बात करते हैं, देखिए शरीर द्विपार्श्व समित होता है, अर्थात शरीर में बाएं और दाएं भाग में समान संरचना पाई जाती है, ठीक है। शरीर कैसा होता है, द्विपार्श्व समित होता है, यानी कि जो दोनों संरचनाएं अब दाएं और बाएं की समान होती हैं। शरीर त्रिकोरस होता है, अर्थात इनका ऊतक विभेदन 3 कोश के स्तरों में हुआ है। इनमें वास्तविक 2 गुहाओं का अभाव होता है जिनमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इनके शरीर पर पृष्ठधारी एवं चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे क्रेमी भी कहा जाता है। इनके उदाहरण की बात करें, प्लेनेरिया, लिवर फ्लू और टेप वर्म है, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं
निमेटोडा। निमेटोडा में कौन कौन से आते हैं? त्रिकोरक जंतु हैं तथा द्विपार्श्विक समिति पाई जाती है। इनका शरीर चपटाने होकर कैसा होता है? बेलनाकार। इनमें देगुहा को कूटल सिलोम कहते हैं। इनमें ऊतक पाए जाते हैं परंतु अंग तंत्र पूर्णतः विकसित नहीं होते। ये परजीवी के तौर पर दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। कौन से? निमेटोडा। उदाहरण की बात करें, गोलकृमि जिसको बोलते हैं एस्केरेसिस, या फिर फाइलेरिया, क्रेमी, पिन क्रेमी या वुचेरिएरिया। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं एनेलिंडा। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ग है। एनेलिंडा है, आर्थ्रोपोडा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको जो जीव हैं इनको अच्छी तरह याद करें कि आर्थ्रोपोडा में, एनेलिंडा में कौन कौन से जीव आते हैं। एसएससी यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पुटअप करता है साथियों। द्विपार्श्विक एक त्रिकोरिक होते हैं। इनमें वास्तविक दो गुहा पाई जाती है। इनका जो वास्तविक अंग की संरचना निहित रहते हैं। जलीय एनेलिंडा अलवल एवं लवणीय जल दोनों पाए जाते हैं। संवहन, पाचन, उत्सर्जन तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। स्थलीय और जलीय दोनों होते हैं। उदाहरण की बात करें, केचुआ है, नेरिस है और जोक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जगत में देखिए जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये प्रश्न कई बार एसएससी में पूछा हुआ है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। इसमें समिति पाई जाती है और शरीर खंडयुक्त होता है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, परिसंचरण तंत्र है, वो कैसा पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। देह है, गुहा में रक्त में भरी होती हैं। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो ये आ जाएगा पेलिमोन झींगा, तितली, मक्खी, एनेरिया मकड़ी, प्लेनिम्बियस बिच्छू, केकड़े, पेरिप्लिंटना तिलचट्टा बोलते हैं जिसको, मस्का घरेलू मक्खी, या फिर स्कोलेपेड्रा यानी कि शतपाद आदि इसमें आते हैं। तो इनमें आने वाले जीव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस वर्ग में कौन से जंतु या जीव पाए जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद करें। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है ये है मोलास्का। इसकी हम बात करते हैं। इसमें द्विपार्श्विक समिति पाई जाती है। द्विपार्श्विक समिति का मतलब मैंने आपको पहले बताया था। इसका मतलब क्या है कि जो दाएं और बाएं भाग की जो संरचना है वो दोनों कैसी पाई जाती है? समान। देह गुहा बहुत कम होती है तथा शरीर थोड़ा कैसा होता है? विखंडन होता है। इसमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। उदाहरण की हम बात करें तो घेंगा है, सीप है, काइटोन है, ऑक्टोपस और यूनियो है। ठीक है। नेक्स्ट वर्गीकरण की हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा यानी कि आप देखिए इस जंतु की त्वचा कांटों से कैसी होती है? आच्छादित होती है। ये मुक्त जीवी दो गुहा युक्त त्रिकोरिक समुद्री जंतु है। इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकालिम क्या पाए जाते हैं? कांटे। उदाहरण की बात करें तो इसमें कौन कौन से जीव आएंगे? एस्टीरिएस यानी कि तारा मछली है, एंटेडोन है, पंख तारा है, इकाइनोस समुद्री आर्चिन है, या होलोथूरिया समुद्री खीरा इसमें आता है। अब है प्रोटोकोर्डेटा। ये द्विपार्श्विक त्रिकोरिक एवं देहगुहा युक्त समुद्री जीव है। ये शारीरिक संरचना में कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं जैसे नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड छड़ की तरह लंबी संरचना है जो समुद्र के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। तंत्रिका ऊतक के आहार नाल से अलग करती है। उदाहरण की बात करें तो बिलोनागोलस है और हार्मेनेडिया है, हार्डमेनिया और एम्फियोक्सस है। ये इसके उदाहरण आ जाएंगे। जो नेक्स्ट जो हमारा वर्गीकरण है वो आता है वर्टिब्रेटा यानी कि कशेरुकी। इनमें जंतु में वास्तविक मेरुदंड एवं अंत्य कंकाल पाया जाता है। इनमें पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है जो चलने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो ओजे क्लासेज के नाम से उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर इसकी आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए वर्टिब्रेट या द्विपार्श्विक समेती त्रिकोरिक देहगुहा वाले जंतु हैं। सभी कशेरुकी के मुख्य लक्षण निम्न हैं। इनमें क्या क्या पाए जाते हैं? देखो नोटोकॉर्ड है, पृष्ठनलीय कशेरुकी मेरुरज्जु पाया जाता है, त्रिकोरिक शरीर होता है, युग्मित फिलोम थैली होती है, देहगुहा होता है। तो इन पांचों को कितने में किया वर्गीकृत किया गया साथियों? 5 भागों में इनको वर्गीकृत किया गया वर्टिब्रेटा को। ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए साइक्लोमेस्टा। वर्टिब्रेटा को कितने भागों में विभाजित किया है? 5 भागों में। अब इसका वर्गीकरण देखते हैं। अब जो पहला है वो आता है साइक्लोस्ट्रोमेटा। ये जबड़े रहित कशेरुकी हैं। इनमें लंबे
एल आकार का शरीर, गोल मुख एवं शक्ल रहित चिकनी त्वचा युक्त होते हैं। ये बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुकों से कैसे होते हैं, संबंधित हो जाते हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे या मिगजीन हैंग मछली आती है इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं मत्स्य वर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ग है साथियों, इसको आप अच्छे से रिकैप्सुलेट करें क्योंकि इसमें से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। ये मत्स्य वर्ग की बात करें, मछली जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती है। मीठे समुद्र का मतलब खारे जल और मीठे जल दोनों में पाई जाती हैं। इनकी त्वचा शक्ल अथवा प्लेटों से ढकी होती है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्या पाए जाते हैं, फ्लोम। और विलीय ऑक्सीजन का क्या करते हैं, जो जल में विलीय ऑक्सीजन है उसका क्या करते हैं, श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। ये असमतापी होते हैं और उनका हृदय कैसा होता है, द्विकक्षीय होता है। मछलियाँ अंडे देती हैं। कुछ मछलियाँ जैसे शार्क में कंकाल केवल उपास्थियों का बना होता है। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे ट्यूना और रोहू है। उदाहरण की बात करें तो सिनकिरोपस है, स्प्लेंडिड है, मैंडारिस फिश मछली है, विद्युत रे है, टॉर्पिडो या फिर टोरोइस है, वेलिंटस है, लोयन फिश जिसको हम बोलते हैं वेलिंटस को, फिर है स्टिंगरे, दंसरे बोलते हैं जिसको, फिर है किलोफायरीन या फिर जेरडोनी है, एल्गर फिश है, स्कोल्डियोडोन है या डॉग फिश जिसको हम बोलते हैं, लिबियो रोइता है, एक्सोसिटस है यानी कि जो कौन सी है, उड़न मछली के नाम से जो जानी जाती है, फिर है नर हेम्पोकैम्पस यानी कि दरियाई घोड़ा जिसको बोलते हैं, एनाबॉस या फिर क्लाइंबिक पर्च है। ठीक है, नेक्स्ट वर्गीकरण की हम बात करते हैं, जल स्थलचर एम्बिफिया। इसमें शक्ल नहीं पाए जाते, इसमें त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है, इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है, वृक्क पाए जाते हैं, श्वसन फिलोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं। ये स्थल, जल और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं। इनके उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण में कौन कौन से आ जाते हैं साथियों, सैलामेंडर है, ट्रॉन है, राना टिग्रना है यानी कि साधारण मेंढक जिसको हम बोलते हैं, हाइला वृक्ष मेंढक भी जिसको बोलते हैं, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्गीकरण की हम बात करते हैं साथियों, सरीसृप। ये असमतापी जंतु है, इनका शरीर शक्लों द्वारा ढका होता है, इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनका जो सामान्य त्रिकक्षीय होता है, हृदय कैसा होता है, त्रिकक्षीय, लेकिन मगरमच्छ का हृदय कैसा होता है, चार कक्षीय होता है। सरीसृप में आता है। सरीसृप का मतलब है जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, उड़न छिपकली है। ठीक है, किंग कोबरा जो सांप है, घरेलू छिपकली है, सब इसके अंतर्गत आते हैं। कछुआ यानी कि रेंग कर चलने वाले जीव किस में आएंगे, सरीसृप में। एवीज की वर्ग की बात करें तो एवीज में आते हैं पक्षी। पक्षी कैसा प्राणी है, समताप प्राणी। इसका हृदय भी कैसा होता है, चार कक्षीय होता है। इसमें दो जोड़ी पैर होते हैं, जो आगे वाले दो पैर है उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर परों से ढका होता है, श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। सभी पक्षी बात करें उदाहरण में क्या आ जाएंगे, सफ़ेद, सभी पक्षी आप इसमें ले सकते हैं, जैसे सफ़ेद स्टोर्क है जिसको बोलते हैं सिकोनिया या सिकोनिया नर, गुच्छेदार बतख है, एथिया या फ्यूलिगुला है, कबूतर है, कोवा है, ऑस्ट्रिच है, स्टूथियो कैलेमस या फिर गोरया ईटीसी इसमें आते हैं। तो सभी पक्षी, एवीज का मतलब क्या आ जाएगा, एवीज वर्ग में सभी पक्षी इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट की जो लास्ट है हमारा वर्गीकरण वो आता है स्तनपाई। स्तनपाई जिसका हृदय कैसा होता है, चार कक्षीय। पक्षी का हृदय कैसा होता है, चार कक्षीय होता है। इस वर्ग में सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती है। इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद और तेड़ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशु को जन्म देने वाले होते हैं। अपवाद है जो इक्डिना प्लेटिपस क्या देते हैं, अंडे देते हैं। कंगारू जैसे कुछ स्तनपाई अविकसित बच्चे जो मार्सुपियम नामक थैली में विकसित होते हैं, जो लटके रहते हैं। उदाहरण की बात करें तो स्तनपाई में कौन कौन से आ जाएंगे, मनुष्य है, बिल्ली है, चूहे हैं, वेल है, चमगादड़ है, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये स्तनपाई के उदाहरण हैं। तो साथियों ये थे जंतु जगत और जो पादप जगत है, इसका हमने कंप्लीट वर्गीकरण आज की वीडियो में देखा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक आपको जीके में स्कोर करना है तो जो हमने 50+ इंपॉर्टेंट जीके के टॉपिक की सीरीज की, आप इस कंप्लीट सीरीज से जुड़े रहें, सीरीज को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कंप्लीट वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो वीडियो हम बनाते हैं इनकी कंप्लीट PDF मिल जाएगी, वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।